हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो हम वापस आ गए हैं अगले लेक्चर के साथ। हम लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे। लाइव प्रोसेस में हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे क्योंकि हम रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन तो पढ़ चुके थे। ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे, ट्रांसपिरेशन में सॉरी ट्रांसपिरेशन तो बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में सारी बात कर चुके थे। हम ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स को पढ़ चुके थे। कैपिलरीज मैंने उसको छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, कि कैपिलरीज होती है माइक्रोस्कोपिक होती हैं और ये क्या होती है, इंटरकनेक्ट करती हैं। जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनको इंटरकनेक्ट करती हैं इनसाइड द टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर क्या है, इंटरकनेक्ट करती हैं। वो हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, उसके बारे में समझ लेंगे। तो आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हार्ट। एक आर्ट का हल्का सा ओवरव्यू मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था कि बताया था इसमें कौन से चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा बताया था। बट हम दोबारा से एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो भाई बात करते हैं हम सबसे पहले हार्ट की। देखो, कल हमने क्या चीज बात की थी, हमने बात की थी सर, हार्ट जो है वो होता है 4 चैम्बर्ड। फोर चैम्बर्ड होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें दो तो क्या होते हैं, एट्रिया, और दो होते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल्स। ये एट्रिया, ये एट्रिया, और ये दोनों क्या है हमारे पास, वेंट्रिकल। ठीक है। तो राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट, राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर हम बात करें लेफ्ट पोर्शन की, लेफ्ट पोर्शन ऑफ हार्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। हम बात कर रहे थे कि जो ये है आपका राइट राइट एट्रियम, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। ये था लेफ्ट एट्रिया और ये था लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया जो है, राइट पोर्शन एक्चुअली, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया, ये कैरी करता है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट है दैट इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। बहुत आसान सी बात थी, अब तो कोई ज्यादा खास हमने बात की नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक चीज और, कि जो ये था इसको बोलते हैं सेप्टम। ये क्या है आपका, सेप्टम है ये। सेप्टम सेपरेट चैम्बर्स, सेपरेट, सेप्टम सेपरेट करता है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, विच प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये जो सेप्टम है ये इन दोनों जो पोर्शन है, इन दोनों चैम्बर को सेपरेट रखता है, जिसकी वजह से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों को आपस में मिक्स होने से क्या होता है, बचाया जाता है। जिसकी वजह से हमारी सेल्स तक जो ब्लड पहुंचता है वो प्योर, अच्छा प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है।
अच्छी खासी ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि हमारी हर सेल्स को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत, ह्यूमन बॉडी के अंग बात है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मिक्सिंग वाले ब्लड अगर हो गया ना तो फिर दिक्कत होने लग जाती है। चलो ये बात हम कर चुके हैं, और देखते हैं इसके बारे में कुछ। हाँ, अब है बात देखो समझने की कि बोथ एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एट सेम टाइम। बोथ ventricles contract and relax at same time. Atria and ventricles function oppositely. देखो, सुनना क्या कहा है मैंने ये कहा है कि भैया ये जो पोर्शन है ना हार्ट का, ये अपर पोर्शन, ये अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट, हाँ, ये यानी कि दोनों एट्रिया ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स करेंगे। इसी तरह ये जो नीचे के दो चैम्बर हैं ये भी क्या करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक साथ रिलैक्स करेंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करेंगे, यानी कि जब ऊपर वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे उस समय नीचे वाले चैम्बर्स रिलैक्स हो रहे होंगे। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स, इस तरह से अपोजिट चलेंगे। ये दोनों, ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नीचे वाले दोनों चैम्बर उसी समय रिलैक्स होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ये रिलैक्स, ये देखो इस तरह से ये काम करेगा हार्ट। यानी हार्ट का जो अपर पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस समय नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स हो रहे होंगे, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो ऊपर वाले पोर्शन क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो रहे होंगे। समझ में आ गई, क्लियर है बात। चल अब देखो इससे होता क्या है, कैसे फंक्शनिंग होती है। ऐसे समझो कि भाई यहाँ पे हमारा ये हार्ट है, देखो ठीक है भाई, हाँ मतलब ठीक है हार्ट ही तो है। ठीक है, ये इसके हो गए हमारे चार चैम्बर, चार टुकड़े, दिल के टुकड़े कर दिए। अरे यार ऐसे थोड़ी करने होते हैं। हाँ, ये हैं इसके चार चैम्बर, हो गए ना। अब देखो यहाँ पे मानो आपके लंग्स हैं, क्या है, लंग्स, और यहाँ पे है आपकी बॉडी। ठीक है, ये है एल ए, ये एल वी, ये आर वी, और ये आर ए। आई थिंक सबको क्लियर है, ये आर ए एल वी एल ए क्या है ये सब में लिखा है, सबको पता होगा। ठीक है, ये चीजें आपकी हैं। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ये जो एल ए और आर वी है, अब इसको समझना, एल ए और आर वी ये दोनों चीजें एक साथ क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। और जब ये दोनों रिलैक्स हो रही होंगी तो लंग्स से तो ब्लड आ रहा होगा किसमें, एल ए में, और पूरी बॉडी का ब्लड आ रहा होगा किसमें, आर ए में। और हमने बात की थी कि जब ब्लड हार्ट में आता है, कब आता है हार्ट में, जब हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है यानी डायस्टोल करता है। और जब ब्लड हार्ट में आ रहा होगा, जब ब्लड हार्ट में आ रहा होगा उस समय ये किसके थ्रू आ रहा होगा, वेन्स के थ्रू आ रहा होगा। हमने बात की थी वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये दोनों ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी, वेन्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, हमने बात की थी, बिल्कुल कही थी। तो ये जो वेन्स है इनके नाम क्या है। अब यहां देखो, यहां लंग्स से कैसा ब्लड आ रहा है,
सर लंग्स से जो ब्लड निकलता है वो तो निकलता है सर अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे निकलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। सर वेन्स तो नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, कौन सा? कि सर एक एक्सेप्शन होता है कि पल्मोनरी वेन जो होती है ना, वो क्या करती है? वो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और ये वेन भी है, तो क्या ये पल्मोनरी वेन नहीं हो गई? क्या हो गई ना? बिल्कुल हो गई सर, पल्मोनरी वेन। ठीक है। बाकी ये जो बाकी वेन्स है ये नॉर्मल वेन है, और जो लास्ट वाली वेन होती है इसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा, जो आपके हार्ट से कनेक्टेड होती है। इसी को हम मेन वेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वेन। और ये आपकी लार्जेस्ट वेन होती है, लार्जेस्ट वेन। क्लियर है बात यहाँ तक? सिंपल सी चीज। अभी क्या हुआ है? अभी जस्ट ये हुआ है कि भैया जो हार्ट के अपर दो चैम्बर है, ऊपर वाले दो जो दो पे चैम्बर है, वो क्या हुए हैं? रिलैक्स हुए। अब क्या होगा? ये दोनों चैम्बर क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे वाले चैम्बर क्या हो रहे होंगे? रिलैक्स हो रहे होंगे। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट है ये रिलैक्स है, अभी इनमें ब्लड भरा हुआ है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस समय ये रिलैक्स होगा, तो इनका सारा ब्लड किस में आ जाएगा? आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है सर, आ गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब नीचे वाले चैम्बर्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। और जब नीचे वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इससे तो ब्लड निकल के आएगा। देखो वैसे ये ऊपर से जाता है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या है, घिचपिच ज्यादा जाएगा, तो अपन यहाँ से मान के चलते हैं ऐसे कि भैया यहाँ से ब्लड निकल के और आ जाएगा कहाँ पे? बॉडी में। और यहाँ से ब्लड चला जाएगा किसमें? आपके लंग्स में। चला गया। अब देखो, हाँ कुछ इस तरह से। अभी थोड़ा घिचपिच हो गया, अपन क्या करते हैं, इसको अच्छे से बना लेते हैं, काम करते हैं। ठीक है। देखो भाई, चार चैम्बर हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। हमारे पास है चार चैम्बर हार्ट। ठीक है। नाम हमें पता ही है, ये एलवी है। नाम हमें पता है, ये क्या है? एल ए है। ये एल वी है। ये आर ए है। और ये आर पी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारा लंग्स। ठीक है। और यहाँ पे है हमारी बॉडी। अब हमने देखा कि सबसे पहले ये दोनों ऊपर के दोनों चैम्बर क्या हो रहे हैं? रिलैक्स हो रहे हैं। और जब रिलैक्स हो रहे हैं तो खून इनके अंदर आ रहा है, तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है। और बॉडी से जो ब्लड है वो आ रहा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसके बाद ब्लड, ये वाला ब्लड तो यहाँ आ रहा होगा, और ये ब्लड यहाँ आ रहा होगा। मैं रेड ब्लड को बना रहा हूँ, मतलब आपको पता लग जाएगा कि रेड वाला जो ब्लड है ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। रेड वाली जो लाइन कैरी कर रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे वाले दोनों कॉन्टैक्ट होंगे तो यहां से ऐसे बाहर निकलता है ये। यहां से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, और यहां से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। हाँ भाई, अब सही है, थोड़ा सा अच्छा बना है। अब हम देखते हैं, समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल और सिस्टोल। ये जो
हार्ट के अंदर लेके आ रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे सर? पल्मोनरी वेन। ठीक है, ठीक है सर। इसको हम क्या नाम देंगे सर? ये तो आर्टरी होगी, क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके जा रही, तो ये क्या होगी सर? आर्टरी होगी। ठीक है, और ये जो हार्ट से निकलती है, इस आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। क्या होता है? एओर्टा, एंड इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, बॉडी में आएगा। बॉडी में क्या होगा? ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ के आए थे। बॉडी में क्या होगा? रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना हमने कि भाई बॉडी के अंदर जब ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होगा किसमें? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट करेगा? वेन्स कलेक्ट करेंगी और लाके इस आरए में डाल देंगी। अब ये जो आरए में डाला है, ये वाली वेन का नाम क्या है हमारे पास? वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। इसी को हम बोल रहे हैं क्या? मेन वेन, और ये होती है आपकी लार्जेस्ट वेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो बात आती है वो इसकी आती है क्या, कि सर देखो फिर से हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है, जा रहा है बाहर। तो इट मींस पहली चीज तो पक्का होगी, हार्ट से बाहर जा रहा है तो हमारे किसके थ्रू जा रहा होगा? आर्टरी के थ्रू जा रहा होगा। किसके थ्रू जा रहा होगा? आर्टरी के थ्रू जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये ब्लड है कैसा सर? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इट मींस ये कौन सी आर्टरी होगी सर? ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। कौन सी आर्टरी होगी? ये पल्मोनरी, क्योंकि यही हमने पढ़ा था एक्सेप्शन। समझ में आ गया? एक रिपीट कर दूं पूरा? चलो देखो भाई, सुनना समझना ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। ये हार्ट है हमारा, चार चैम्बर है, ऊपर के दो चैम्बर, नीचे के दो चैम्बर, ऊपर के दो चैम्बर आर्टिया, नीचे के दो चैम्बर वेंट्रिकल्स। ऊपर के दोनों चैम्बर जब रिलैक्स करते हैं तो बॉडी से ब्लड आएगा आपके राइट एट्रिया में, और लंग से ब्लड आएगा आपके लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, लंग से आएगा, यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये जो आर्टरी है, सॉरी, ये बॉडी से जो ब्लड आएगा ये कैसा आएगा आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब जब ब्लड हार्ट में आ रहा है तो कौन लेके आएंगी सर? इसको वेन लेके आएंगी। कौन लेके आएगी? वेन लेके आएगी। यहाँ पे भी वेन लेके आएगी। ठीक है, अब ये जो वेन है, अगर वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इट मींस उसका नाम हो जाएगा क्या? पल्मोनरी वेन हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों चैम्बर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों दोनों चैम्बर क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ का एट्रिया का सारा ब्लड किस में आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा। और वेंट्रिकल इस वाले लेफ्ट एट्रिया का सारा ब्लड भी किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब नीचे वाले दोनों चैम्बर क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों का ब्लड किस में चल जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में चल जाएगा? बॉडी में चल जाएगा। और बॉडी यहाँ से राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में चले जाएगा? आपके लंग्स में चले जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? प्योर होने के लिए। बॉडी में क्यों जाएगा? गंदा होने के लिए। यहाँ से फिर गंदा हो जाएगा, यहाँ से फिर प्योर हो जाएगा। और यहाँ से जो निकल रही आर्टरी है वो कौन सी होती है? एओर्टा होती है, दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी। यहाँ से जो वेन निकल रही है, वो यहाँ से जो आर्टरी निकल रही है वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है सर? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको स्लो पे करके देख लेना, आराम से धीरे धीरे समझना। चलो, अब हमने एक चीज बात की थी सर, कैपिलरीज का ना आपने जिक्र ही नहीं किया, थोड़ा सा कैपिलरीज का बता दो। तो देखो, अगर आप हायर क्लासेस में जब जाओगे तो थोड़ा सा इस तरह से आप देखोगे कि ना, यहां से मान लो क्या आ रही हैं आपकी? आर्टरीज आ रही हैं। ये एक मेन आर्टरी है। ठीक है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। अभी इसकी जिक्र आपके 10th में नहीं होता, आर्ट्रियोल्स। फिर ये आर्ट्रियोल्स और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जो बॉडी के टिश्यूज के अंदर होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो एक मिनट, इसको ना रेड से ही कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, रेड से कर लेते हैं इसको। ये हो गई हमारी कैपिलरीज। क्योंकि कैपिलरीज क्या कर रही हैं? कनेक्शन बनाती हैं
इंटरकनेक्ट करती हैं टिश्यूज के अंदर आर्टरीज और वेन्स को। ये होगी हमारी कैपिलरीज हो गई। ठीक है, अब ये टिश्यूज में गया तो अब ये ब्लड कैसा होगा, गंदा होने लगेगा। गंदा होने लगेगा यानी कि इन्हीं कैपिलरीज में भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता जाएगा। ये कैसे ब्लड होता जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जाएगा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कलेक्ट होगा, और कलेक्ट किसके द्वारा होगा सर, ये कलेक्ट होगा वेन्यूल्स के द्वारा। इनको क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स, थोड़ी सी लार्ज, ये क्या हो जाएंगी आपकी, वेन्यूल्स हो जाएंगी, वेन्यूल्स। जैसे उसमें आर्ट्रियोल्स थी ना, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएंगी, वेन्यूल्स हो जाएंगी। और वेन्यूल्स फाइनली मिलके क्या बना लेंगी, आपकी वेन का फॉर्मेशन कर लेंगी। क्या बना लेंगी, वेन्स। ये लो भाई, बन गया बढ़िया सा डायग्राम। ठीक है, ये देखो, अब हम थोड़ी सी इसकी क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। हाँ, देखो ये क्या है, आपकी आर्टरी है। क्या है, आर्टरी। ये छोटी छोटी ब्रांचेस में आर्ट्रियोल्स। ठीक है, ये क्या है, ये जो दोनों चीजें ये है आपकी कैपिलरीज। फिर ये क्या हो गई आपकी, वेन्यूल्स। एंड दिस इज फाइनली वेन। तो इस तरह से आपका आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स एंड देन वेन्स, इस तरह से आपका ब्लड क्या होता जाता है, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता जाता है। क्लियर है बात। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने आपकी सारी हार्ट के सिस्टम की रिलेटेड बातें कर ली। अब इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, कहाँ, यहाँ पे। यही वाली चीज जो हमने अभी देखी थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। कैसे, सुनो, देखो ये भाई हार्ट का हमने बात की थी, हार्ट का ये कौन सा चैम्बर है, लेफ्ट पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, राइट पोर्शन है। तो जो लेफ्ट पोर्शन है ये कैसा ब्लड रखता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एट्रियम और एट्रिया, एट्रियम जो भी बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ये कैसा ब्लड रखता है सर, ऑक्सीजनेटेड। और ये कैसा ब्लड रखता है सर, डीऑक्सीजनेटेड। यहां से जाती है एओर्टा, यहाँ पे आती है वेना कावा। ये क्या है, कैपिलरीज बेड, जो हमने अभी बनाया था कैपिलरीज बेड, कौन सा बनाया था, ये वाला, ये बनाया था ना, ये कैपिलरीज बेड जो टिश्यूज के अंदर होता है। उसके बाद आपके क्या आते हैं, राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये राइट साइड आ गया, ये कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड। देन उसके बाद पल्मनरी आर्टरी, देन लंग्स, जहां पे एक्सचेंज होता है वापस से पल्मनरी वेन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो सिस्टम दिख रहे होंगे। तो एक तो सर्कुलेशन होता है क्या, पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन। और एक सर्कुलेशन है आपका मेन जो पूरी बॉडी के लिए है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन को कंबाइनली हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को कंबाइनली हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमंस में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे समझो कि मान लो यहां से कोई ब्लड सेल यहां से चली, ठीक है, यहां तक वापस आने के लिए इसको हार्ट के 2 बार ट्रेवल करना पड़ा, हार्ट से 2 बार ट्रेवल करना पड़ा, कि भैया एक कंप्लीट साइकिल के दौरान ब्लड हार्ट से 2 बार निकलता है, ट्वाइस टाइम निकलता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और ये सर्कुलेशन कौन कौन सा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर हो गया, हार्ट की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज और, ये आपके नहीं है वैसे,
यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वाल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, वाल्स होते हैं, यहाँ पे वाल्स होते हैं। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। और ये जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं, इन्हीं के ओपनिंग और क्लोजिंग से जो हार्ट की साउंड आती है ना, डुब 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 डुब, जो हार्ट की साउंड हम स्टेथोस्कोप में डॉक्टर सुनता है, वो क्यों आती है, क्योंकि जो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स क्या होते हैं, क्लोज एंड ओपन होते हैं। जब ये खुलते और बंद होते हैं तो उस समय ही एक आवाज क्रिएट होती है, लुब डुब की साउंड, जो हार्ट की साउंड होती है, इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। ठीक है, चलो। यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं जो एक्चुअली आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, साइनोएट्रियल नोड पढ़ते हो, है ना, एट्रियोवेंट्रिकल नोड पढ़ते हो, तो एवी नोड, ऐसे नोड, ये सब कुछ टिश्यू होते हैं जो ये इसके कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन यानी कि आपके सिस्टोल एंड डायस्टोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, बट वो हायर क्लासेस में पढ़ते हो, अभी आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अभी अपन यहाँ हार्ट से आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद में अपन एक और चीज बात करते हैं, दैट इज ब्लड प्रेशर। क्या बात करते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी के आया, 1 मिनट का टाइम देना मुझे। विद इन सेकंड मेरा पानी, अरे पानी की बोतल कहाँ रही है। हाँ भाई, चलो। अब हम पढ़ते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर जो है आपका, क्या होता है ब्लड प्रेशर। देखो भाई, जब कोई लिक्विड किसी पाइप में बहे, समझो कोई पाइप है, उसमें क्या बहेगा, लिक्विड बहेगा, तो वो लिक्विड ना बाहर निकलने के लिए ना, वो पाइप में बिछा बिछा है, तो देख फैलना चाहेगा, और फैलने के लिए, लिक्विडिटी के लिए ना, वो उसकी जो पाइप की दीवार है उसमें एक फोर्स लगाता है। उसी तरह जब ब्लड इन ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है, ब्लड वेसल्स में जब ब्लड ट्रेवल करता है, तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे ब्लड एक प्रेशर अप्लाई करता है, और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर। द प्रेशर द प्रेशर that is applied by the blood on the walls of blood vessels। ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे जो प्रेशर अप्लाई करता है ब्लड, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, चलो। अब देखो, ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये हम नापते हैं आर्टरीज में। कहाँ पे नापते हैं, आर्टरीज में। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड कब आएगा, देखो सोच के देखो, आर्टरीज में ब्लड कब आएगा। हमने ये बात पहले भी की कि आर्टरीज में सर ब्लड आएगा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। भाई आर्टरीज में ब्लड कब आएगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने पे प्रेशर तेज रहेगा, है ना, तो नापने लायक रहेगा। वेन्स में तो क्या होता है, जब रिलैक्स होता है उससे आता है, तो वेन्स में नाक के बराबर का प्रेशर रहता है। तो हम जो प्रेशर नापते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों ही प्रेशर हम एक्चुअली जब नापते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स ही रिलैक्स होते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि क्या हो रहा होता है, सिस्टोल, यानी कि इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये दोनों चीजें आर्टरीज के अंदर नापी जाती हैं। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। ठीक है, और जो
वेंट्रिकल जब डायस्टोल होंगे उस समय भी आर्टरीज में ब्लड तो बहेगा लेकिन धीरे बहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg नॉर्मल। तो कभी आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर चेक करता है, सबसे पहले क्या करता है वो बीपी चेक करते हैं। बीपी चेक करते हैं ना, बाहर से आपकी स्लिप बन के उसमें बीपी लिखते हैं, तो उसमें ऐसे लिखते हैं 120/80 mmHg, ऐसे लिखते हैं। ये mmHg नहीं लिखते, नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं 120/80 लिख देते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिख देते हैं, वेट लिख देते हैं। उसके बाद आपका हार्ट बीट लिख देते हैं, भाई 80 चल रही है हार्ट बीट, है ना। तो ये सब चीजें आपके डॉक्टर ने, आपने काफी नोटिस किया होगा कि सब ये लिखते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली में, ब्लड प्रेशर होता है जिसमें अपर वैल्यू 120 जो है इसकी वैल्यू होती है सिस्टोलिक और प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही प्रेशर किसके नापे जाते हैं, आर्टरीज के अंदर नापे जाते हैं। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों आर्टरीज के अंदर नाप रहे हैं हम, एओर्टा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। और दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब। क्लियर है बात, चलो। अच्छा, ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपने देखा होगा ना, वो एक डिवाइस सा होता है, पहले होता था वो डिवाइस, अब तो क्या डिजिटल हो गया सारा, वैसे लगा देते हैं एक मशीन में, बटन दबा के काम चला देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, वो एक डिवाइस, अभी भी कई जगह यूज लेते हैं उस डिवाइस को। एक डिवाइस होता है तो उसमें वो ऐसे बांध के, और डॉक्टर से वो पंप से फस 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 हवा भरते हैं बढ़िया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रेशर देखते हैं और यहाँ से ऐसे पल्स चेक करते हैं। तो उस तरह का वो एक पूरा मीटर होता है जिससे बीपी नापते हैं। उसको बोलते हैं, उसका नाम होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमेनोमीटर ये क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो डिवाइस यूज लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। देखा होगा ना डॉक्टर के पास आपने ऐसे ऐसे करते हुए। हाँ, तो उसमें वो मर्करी का लेवल चढ़ता है, हाँ वही। चलो, तो यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आपके आखिरी टॉपिक जो है आपका किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि सर्कुलेशन का, उस पे चलते हैं। दैट इज क्या है, लिम्फ। देखो लिम्फ क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। ये होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो आर्टरीज और कैपिलरीज होती है ना, इन कैपिलरीज से हल्का हल्का ना ब्लड क्या होता है, लीक होता रहता है। क्या होता रहता है, लीक होता रहता है। और जैसे ये सेल का एक टिश्यू है, एक इस तरह से इसमें सेल्स अरेंज है। ये टिश्यू है और इसमें क्या अरेंज है, आपकी सेल्स अरेंज है, ठीक है। अब क्या होगा जी, लीक होगा ना, जैसे यहाँ से क्या जा रही है, एक ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ से लीक हो रहा है। और जो लीक होगा, ये लीक होता होता कहाँ पे एक्चुअली में, यहाँ पे इन सेल्स के बीच में यहाँ पे जमा होने लग जाता है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। यहाँ पे जमा हो जाएगा आपके सेल के बाहर वाले इलाके में, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, लिम्फ। मेन काम क्या है, एक तो ये क्या काम करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कहाँ पे होता है, विलाइज के अंदर, लिम्फ के अंदर होता है। लिम्फ के अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। और साथ में जो ये सेल्स है, ये जो सेल्स हैं आपस में, ये क्या करती हैं, अपने जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो किसमें ऐड कर देती हैं। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना सेल्स का, वो सारा इस लिम्फ में ऐड कर देती हैं। उसके बाद ये लिम्फ क्या होता है, ट्रेवल करता है। लिम्फ ऐसे बाहर निकल आता है, और बाहर निकल के क्या, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इन ट्यूब्स होती हैं जिनमें लिम्फ ट्रेवल करता है, जिनको बोलते हैं क्या, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स।
ये लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रेवल करता है और ये लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली ओपन होती है किसके अंदर, ये फाइनली ओपन होती हैं वेन्स के अंदर। किसके अंदर ओपन होती हैं, वेन्स के अंदर। तो कुल मिला के ब्लड से ही ये लिम्फ निकला है और वापस आगे जाके ब्लड में ही मिल गया। इस लिम्फ के अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है सर, डब्ल्यूबीसी का। किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। इसीलिए लिम्फ को लिम्फोसाइट्स भी बोल, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स भी बोल रहे थे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें लिम्फ में क्या है, डब्ल्यूबीसी होती है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। हाँ, लेकिन ब्लड के कंपैरिजन में कम प्रोटीन होते हैं, लेकिन काफी होते हैं फिर। ठीक है, ब्लड के कंपैरिजन में कम होते हैं। ये लगभग ब्लड के प्लाज्मा जैसे होते हैं। जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, उसके जैसा ही होता है, लेकिन बस लेस प्रोटीन है, लेस डब्ल्यूबीसी है एज कंपेयर टू ब्लड। ठीक है, ये हो गया हमारा लिम्फ का पोर्शन छोटा सा। और यहाँ पे जो आपका एक्सक्रीशन, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक और वाटर ब्रेक छोटा सा। चलो भाई, बढ़े अब आगे, बढ़े हैं, चलो बढ़ते हैं। अब आपके बात आती है किसकी सर, एक्सक्रीशन। जो आपका क्या है, आखिरी आखिरी लाइफ प्रोसेस है, क्या है, एक्सक्रीशन। क्योंकि भाई देखो, समझना, सांस ले ली, खाना खा लिया, ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। अब जब सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, तो उन एक्टिविटीज की वजह से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनेगा। और वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बन रहा होगा, उसे बॉडी से बाहर निकालना भी पड़ेगा। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ह्यूमंस जो हैं अपने वेस्ट के रूप में यूरिया निकालते हैं, यूरिन जिसको बोलते हैं ना, यूरिन। तो यूरिया की वजह से ही ह्यूमंस को क्या बोला जाता है, यूरियोटैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक, क्योंकि ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं मेनली। यूरिया बनता कहाँ पे, आपके जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो सारा लीवर में जाता है, और लीवर में जाके क्या होता है, एक सेकेंड देना। हाँ भाई, सॉरी, एक फोन आ गया था। तो यूरिया निकालते हैं, यूरियाटैलिक। और अब मैंने क्या बात की थी, लीवर पे था मैं, कि भाई यूरिया जो है वो बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है। जितना भी जो आपके अमोनिया या फिर कितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो, वो सारा कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। लीवर में जाके क्या होता है, यूरिया, लीवर में एक यूरिक एक साइकिल होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो यूरिया ब्लड में मिक्स करके और कहाँ पे जाता है, किडनी में जाता है। किडनी में फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक्चुअली में, वो क्या है, आपकी किडनीज। क्या है, किडनीज। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन कहाँ पे हो, किसका होगा सर, नाइट्रोजनस वेस्ट का। किसका होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो देखो भाई, ये एक पोर्शन है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का। सुनना ध्यान से। देखो, ये है हमारी किडनीज। किडनी क्या होती हैं, बीन शेप होती हैं, वन पेयर होती हैं। ठीक है, यहीं पे ही इन्हीं के अंदर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये जो ट्यूब तुमको निकलती हुई दिख रही है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। और उसके बाद ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है जब तक हम बॉडी से बाहर इसको रिलीज नहीं कर देते, और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हम बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं किसको, यूरिन। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल है कि भैया यहाँ से देखो, ये आ रही है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ठीक है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी, रीनल
वेन। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फिल्टर होगा, अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा और बाहर आके यूरेटर इकट्ठा करे, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा यूरिन, देन यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको बॉडी से बाहर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो सिंपल सी चीज है, पहले हम बात करें क्या क्या चीज है सर। एक तो है किडनी। क्या है? किडनी। किडनी में क्या होता है सर? किडनी में होता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद है क्या? अच्छा, किडनी क्या है? ये वन पेयर है, वन पेयर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद आता है सर यूरेटर। और ये यूरेटर भी क्या है सर? ये भी वन पेयर है। ये क्या करते हैं सर? ये यूरिन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। और उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है सर? यूरिन स्टोर होता है अंटिल वी एक्सक्रीट आउट। ठीक है। उसके बाद आता है यूरिथ्रा। ये क्या होती है? ट्यूब। यूरिथ्रा इज द लॉन्ग ट्यूब जिसके थ्रू हम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर जिसकी वजह से निकाला जाता है, जिसके थ्रू निकाला जाता है। तो ये तो हो गया भाई ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का नॉर्मल सा एक ओवरव्यू। अब हमें जो समझना है वो समझना है यूरिन फॉर्मेशन। क्या समझना है? यूरिन फॉर्मेशन। देखो ये दोनों वन पेयर होते हैं, ये वन होते हैं और ये भी वन होते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेस में यानी कि अगला जो चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे कि यूरिन के ऊपर, ये सॉरी किडनी के ऊपर ना यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है एज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये, ठीक है। इस तरह से पढ़ोगे आप अगली क्लास में। आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, तब पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूरिन फॉर्म कैसे होता है। ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है भाई नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि यहीं पे ही क्या बन रहा है? यूरिन बन रहा है। ये जो लॉन्ग ट्यूब, ये बल्ब कैप लाइक स्ट्रक्चर और बीच में कैपिलरीज का नेटवर्क, ये पूरा क्या है? क्या है भाई ये है नेफ्रॉन। अब इसमें हम एक एक नाम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये अंदर की जो जाली सी देख रहे हो तुम, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये जो कप जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बाउमन्स कैप्सूल। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोला जाता है पीसीटी। पीसीटी, जो अभी हम इसकी नाम फुल फॉर्म लिख लेंगे। एंड दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनल, या हेनल्स लूप, हेनल्स लूप। एंड दिस ट्यूब इज नोन एज डीसीटी, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये सारे हमारे नेमिंग हो गई। देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका फिल्ट्रेशन,
स्टार्टिंग सारा जो ब्लड है वो सारा छन के कहाँ पे आ जाता है, छनता कहाँ पे, छलनी का काम जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपके ग्लोमेरुलस कर रहा है। उसके बाद आते हैं आपके बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल में क्या होगा सर, बाउमन्स कैप्सूल में ना इनिशियल फिल्ट्रेट इकट्ठा होगा, इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी ये जो स्टार्टिंग में जो छनेगा ना, तो स्टार्टिंग फिल्ट्रेट है ना वो यहाँ पे इकट्ठा होगा। उसके बाद ये इनिशियल फिल्ट्रेट क्या होगा, यहाँ ट्रेवल करेगा, डीपीसीटी, हेनल्स लूप, डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो पीसीटी, हेनल्स लूप, HL लिख रहा हूं मैं, एंड डीसीटी, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगा सर, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है अभी समझेंगे बेटा। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट क्या होंगी, कलेक्ट करेंगी फाइनल यूरिन एंड ओपन इन यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेटर में ही ओपन होंगी। ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके कहाँ पे ओपन होंगी, यूरेटर में। और देखो ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरा नेफ्रॉन अटैच होगा, यहाँ पे एक अलग नेफ्रॉन होगा, तो यहाँ पे सारे पे क्या है, नेफ्रॉन नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं। ऐसे समझो एक लीफ है, एक ब्रांच है, इस पे बहुत सारी लीफ अटैच जुड़ी हुई हैं। तो ये जो ब्रांच हो गई, ये हो गई आपकी क्या, कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो एक एक लीफ हो गई, ये हो गए आपके नेफ्रॉन्स। और ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ के, जैसे यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, इस पे अलग लीफ 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 है, और ये बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ के क्या बना लेंगे, आपकी कलेक्टिंग डक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो हाँ अब हम बात करते हैं कि सर ये रीएब्जॉर्प्शन और ये सब क्या है, पीसीटी डीसीटी कुछ समझ में आ नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, तो हम एक बार कुछ नाम लिख लेते हैं। देखो, हाँ सुनो, बाउमन्स कैप्सूल में, जो बाउमन्स कैप्सूल है यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेट बन जाता है ना, ये हमने अभी देखा था ना। देखो यहाँ पे इनिशियल फिल्ट्रेट बन जाता है। बड़ी ध्यान से सुनना, ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के काम की, बहुत सारी। तो जो काम की चीज है हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते यूरिन के रूप में, तो उसको क्या किया जाएगा, जो काम की चीजें गलती से छन गई हैं उनको वापस से बॉडी में रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, अब ये सुनो कि भैया अपने जो दोनों नेफ्रॉन है ना, मतलब दोनों, मतलब दोनों किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है, और सबके अगर हम 24 आवर्स के अगर इनिशियल फिल्ट्रेट निकालें, तो आप जान के हैरान रह जाओगे, इनिशियल फिल्ट्रेट जो दोनों किडनी का 24 आवर्स में निकलेगा वो आता है 180 लीटर के अप्रोक्स। कितना आता है, 180 लीटर। यानी हमारी जो किडनीज है स्टार्टिंग में, यानी इनिशियल फिल्ट्रेट में पूरी दोनों किडनियां मिला के 180 लीटर यूरिन बनाती हैं। सर आप कहोगे 180 लीटर सर कैसे पॉसिबल, 180 लीटर तो खून ही नहीं है, पानी नहीं है हमारी बॉडी में, 180 लीटर तो कैसे बना दे रही हैं, क्योंकि बेटा वो वही खून बार 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 आके बना ले रहा है ना। अब देखो यहां से, और इस पूरी ट्यूब में जब ये ट्रैवल करती है इनिशियल फिल्ट्रेट, ये जब इनिशियल फिल्ट्रेट जो है इस पूरी ट्यूब में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो यहाँ पे जितनी भी काम की चीजें होती हैं उन सब चीजों का क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं चीजें। तो यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट तक फाइनल फाइनल यूरिन बन के तैयार हो जाता है। और ये दोनों किडनी के मिला के एक दिन में अप्रोक्सीमेटली आपके बनता है 1 से 2 लीटर। अंतर देख रहे हो कि शुरुआत में तो 180 लीटर बन रहा था दिन में, और फाइनली आते आते 102 लीटर, 1 से 2 लीटर बना, यानी अप्रोक्सीमेटली 178 लीटर ऑफ जो यूरिन इनिशियल फिल्ट्रेट बना था उसको क्या कर लिया गया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। और इसमें मैक्सिमम क्या होता है सर, इसमें मैक्सिमम वाटर होता है। ठीक है,
समझ में आया रीएब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट? अब देखो भाई, रीएब्जॉर्प्शन के लिए जब चीजें हैं वो है, एक तो है पीसीटी जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरी है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और तीसरी है आपकी हेनल्स लूप। इन तीन जगह पे क्या होता है, आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अभी मैंने किसका कहा, किसका हो रहा होगा, वाटर का हो रहा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, सोचने की, समझना कि भाई मान लो मेरी बॉडी में पानी है कम, मेरी बॉडी में पानी है कम, यानी मेरी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड है। अगर मेरी बॉडी में पानी कम है तो क्या मैं यूरिन के थ्रू ज्यादा पानी रिलीज करना सहन कर सकता हूं? नहीं सर। यानी मेरा यूरिन, अगर मेरी बॉडी में पानी कम है तो मेरा यूरिन जो रहेगा वो कैसा रहेगा सर? कंसंट्रेटेड रहेगा। उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स है और वाटर, इनका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, इनके बीच में डिफरेंस क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। ठीक है, वाटर भी क्या होगा, वाटर बहुत कम होगा और सोल्यूट ज्यादा रहेंगे, तो कंसंट्रेटेड रहेगा एक तरह से यूरिन। लेकिन अगर मेरी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड है, यानी मैं, मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो मैं यूरिन के थ्रू थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी वेस्ट करना सहन कर सकता हूं। यानी अभी अगर मेरी बॉडी हाइड्रेटेड है अच्छे से, तो उस कंडीशन में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर वाटर को वापस बॉडी में लाना की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमारे पास जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्या? रीएब्जॉर्प्शन वो क्या होगा? कम होगा। सर बॉडी ज्यादा है, पानी अपने पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो रीएब्जॉर्प्शन करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत यूरिन के थ्रू बह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बॉडी में जो वाटर है ये ऑलरेडी बहुत कम है, तो क्या होगा? तो सर रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा सर? ज्यादा होगा। क्योंकि पानी में ऑलरेडी बॉडी में पानी ऑलरेडी कम है, तो रीअब्जॉर्प्शन हमें करना पड़ेगा यूरिन के थ्रू। यानी इस केस में यूरिन कैसा होगा सर? डाइल्यूट यूरिन होगा। और इस केस में यूरिन कैसा होगा सर? कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है, और जो डाइल्यूट यूरिन है एक्चुअली वो हमारी जो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो कंसंट्रेटेड यूरिन है इससे हमारी ट्यूब्यूल्स क्या होती है? खराब होती है, क्योंकि वहां पे वेस्ट मटेरियल काफी ज्यादा होता है, टॉक्सिक चीजें होती हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो पीसीटी डीसीटी हैं, ये सब क्या होती है, थोड़ी डैमेज होने लग जाती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि आपकी बॉडी क्या रहे, हाइड्रेट रहे। और इसी बात पे हम भी क्या कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में? अब देखो इस कंसेप्ट को यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, याद रख लेना, क्योंकि ना ये कंसेप्ट, एक हार्मोन आएगा आपका, जो अगली क्लास आएगी ना, अगली जो चैप्टर आएगा, उसमें जब हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन है ना, ये एक्चुअली में एडीएच हार्मोन कंट्रोल करता है, और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी बस इतना याद रखो, अगर पानी, बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगी, यानी कि जो यूरिन है वो कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन क्या होगी, यूरिन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। सर और क्या चीजें वाटर के अलावा और क्या रीएब्जॉर्ब होता है सर? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन, है ना, Fe, ये सब चीजें। और जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं
जो और रीअब्जॉर्ब की जाती है बॉडी में, ताकि क्या रहे आपकी कार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस, ये सब चीजें हैं जो वापस से रीअब्जॉर्ब की जाती हैं आपकी ट्यूब्यूल्स द्वारा, किडनी की ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी और डीसीटी के द्वारा। समझ में आ गया ये सिस्टम? सिंपल है। ठीक है, नेफ्रॉन का पूरा सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब मान लो एक पेशेंट है जिसके क्या हो गया है सर, उसकी ना दोनों किडनियां खराब हो गई हैं सर। बहुत दुख की बात है। क्या करे साहब? साहब अब उसकी बॉडी में तो बहुत ज्यादा वेस्ट बन रहा होगा, किडनी काम नहीं कर रही, तो क्या करें? यार अपन एक काम करते हैं, अपन आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी मतलब कि बॉडी से बाहर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पे आपके ब्लड क्या हो, फिल्टर किया जा सके। इसको बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को, कि अगर इन केस आपकी बॉडी की दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं और फिर आपने क्या की, किसी रिश्तेदार की किडनी मांग ली कि भैया हमारी दो किडनी खराब हो गई, तुम्हारे से हमारा मैच हो गया, कोई किडनी दे दीजिए। रिश्तेदार आपके धोखेबाज निकले, उन्होंने कहा चल बे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। उस केस में क्या करोगे भाई? उस केस में क्या होता है, एक मेडिकल टर्म होती है जिसको बोला जाता है हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। जिसके कारण, जिसकी वजह से, मतलब एक्चुअली ये क्योर नहीं है, ये है कि वीक में एक दो बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसको नॉर्मली हम डायलिसिस बोलते हैं, कि आपके पूरी ब्लड को वापस से क्या किया जाता है, मतलब एक तरह से प्योर किया जाता है। जो काम किडनी करती है वही किया जाता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी, लेकिन आउटसाइड द बॉडी। समझ गए? तो कैसे होता है ये देख लो। देखो भाई, आउटसाइड द बॉडी एक ऐसे एक बॉक्स बनाया जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर एक पूरा ट्यूब का सिस्टम बनाया जाता है। ट्यूब दिख रही है, बहुत सारे ट्यूब हैं, और यहां से पेशेंट का ब्लड, गंदा ब्लड डाला जाता है और यहां से पेशेंट के अंदर साफ ब्लड वापस डाल दिया जाता है। सर बीच में ऐसा क्या हो गया कि यहां से गंदा आया और यहां से साफ आया? सर हो ये गया, इस टब के अंदर एक ऐसा लिक्विड भरा जाता है, इस टब के अंदर एक लिक्विड भरा जाता है। जो ये लिक्विड देख रहे हो ना, ये लिक्विड भरा जाता है, और इस लिक्विड को बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? डायलिसिंग फ्लूइड। और ये बड़ा कमाल का फ्लूइड है सर। क्यों? क्योंकि ये डायलिसिंग सॉल्यूशन जो है, डायलिसिंग फ्लूइड जो है, ये क्या करता है, ये सर इसका ना जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, बिल्कुल प्योर ब्लड के जैसा है। कैसा है? बिल्कुल, ये लगभग ब्लड नहीं है, लेकिन ये प्योर ब्लड के जैसा है एकदम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, ये जो ट्यूब है ना, इनकी मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, या मैं कहूँ सेमी परमिएबल। यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल लिखा हुआ है, देखो दिख रहा होगा या पता नहीं दिख रहा होगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब होता क्या है, जब ये ब्लड इन ट्यूब्स में से ट्रेवल करता है, तो ब्लड के अंदर और ब्लड के बाहर क्या डिफरेंस है सर? ब्लड ब्लड जो है वो भी, उस ब्लड के अंदर तो इम्प्योरिटीज ज्यादा मिली हुई हैं, और जो बाहर है वो प्योर ब्लड के बराबर है। तो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बन गया कि अंदर ट्यूब के अंदर तो क्या है, ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर क्या इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन कम? तो ब्लड के अंदर से इम्प्योरिटीज निकल निकल के बाहर आने लगेंगी, निकल निकल के बाहर आने लगेंगी। यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर आएंगी, यहाँ से इम्प्योरिटीज बाहर आएंगी, और ऐसे करते करते यहाँ से इम्प्योरिटीज सारी बाहर आ जाएंगी। और यहाँ से जो वापस ब्लड जा रहा होगा, क्या वो प्योर जा रहा होगा? हाँ सर, जा रहा होगा। फिर कुछ टाइम में क्या होगा सर, ये डायलिसिंग फ्लूइड भी गंदा हो जाएगा, बिल्कुल गंदा हो जाएगा, किसमें भी इम्प्योरिटीज आएगी। तो इस गंदे डायलिसिंग फ्लूइड को वापस से चेंज कर दिया जाएगा, ये पुराना वाला डायलिसिंग फ्लूइड निकाल दिया जाएगा और नया डायलिसिंग फ्लूइड डाल दिया जाएगा। और इस तरह से आपकी बॉडी का क्या होगा, पूरा ब्लड पूरा नया करके वापस आपकी बॉडी में डाल दिया जाएगा। अब रिश्तेदार से कहो नहीं चाहिए तुम्हारी किडनी, खैर दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये परमानेंट क्योर नहीं है भाई। ठीक है, तो ये है आपका हीमोडायलिसिस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो अब एक आखिरी आखिरी, अच्छा ये जो सिस्टम बनाया है ना, ये सिस्टम, इसको बोलते हैं सर आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी, याद रखना। हाँ भाई, लेट्स कम फाइनली कम टू एन एंड। फाइनली हम एंड की तरफ आ गए हैं, और ये होगी इस चैप्टर की आखिरी स्लाइड, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। भैया देखो, 2 मिनट का काम है। एक्सक्रीशन इन प्लांट जो है आपके 2 मिनट का काम है। कैसे सर? सर देखो, प्लांट किस किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सी चीज।
सर पहली चीज तो गैसियस एक्सचेंज तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देंगे, CO2 बाहर निकाल देंगे, है ना, ऑक्सीजन भी बाहर निकाल देंगे, दोनों ही चीजें कर सकते हैं। CO2 तो अंदर ले लेंगे, सॉरी, है ना, स्टोमेटा के थ्रू। और क्या होगा सर? सर एक चीज ये हो सकती है कि जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर, वो किसके थ्रू निकाल देंगे? सर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देंगे। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देंगे। बिल्कुल सही बात है, वेस्ट वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? ये क्या करेंगे, वेस्ट है ना अपना, एक लीफ के अंदर डाल देंगे, लीफ के अंदर डाल देंगे, और उस लीफ को क्या कर देंगे, अपने आप से फेल ऑफ करा देंगे, यानी तोड़ के बाहर फेंक देंगे। एक पत्ती में पूरा क्या किया, जो भी वेस्ट था वो सारा एक लीफ में डाला, और उस लीफ को तोड़ दिया, तो भैया लीफ टूटी तो उसके साथ में सारा वेस्ट भी चला गया, सिंपल, चला गया। तीसरी चीज बात करें तो क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ये जो ओल्ड जाइलम्स होते हैं ना, ओल्ड पुराने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो उनके जो नीचे वाले जो वो होते हैं, बाहर के जो स्क्लेरेंकाइमेटिस, बिल्कुल हार्ड टिश्यू, छाल, बार्क जिसको बोलते हैं, तो वहां से क्या निकलते हैं, गम के फॉर्म में या फिर रेजिन के फॉर्म में। ये भी क्या है, इनका प्लांट का वेस्ट होता है, गम, ग्लू, रेजिन, ये सब चीजें। उसके बाद ये डायरेक्टली इनटू द सॉइल थ्रू रूट्स, डायरेक्टली इनटू द सॉइल थ्रू रूट्स, यानी कि ये अपना वेस्ट डायरेक्टली रूट्स के थ्रू इनटू द सॉइल भी रिलीज कर देते हैं। बस इतना याद रखना है, तुम्हारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ स्वाहा करते हैं, आपके चैप्टर को खत्म करते हैं, और यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी आज की क्लास भी अपनी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये क्लास खत्म हुई है, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है। अब अगले आप जब आगे की चैप्टर आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम आगे का चैप्टर जो है कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। या फिर मैं देखूंगा एक क्वेश्चन ऐसा, एक क्लास अपन ऐसी बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने एमसीक्यूज आते हैं, तो अपन बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे। एक चैप्टर में बनाऊंगा, एक बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, एक लेक्चर बनाते हैं, जिसमें अपन लाइव प्रोसेस के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं ना, वो सारे अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक सॉल्व करेंगे, बढ़िया सी क्लास बनाएंगे। तो उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो लाइव प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई टॉपिक आपका छूटा नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक रह गया है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और पीछे के लेक्चर्स जितने भी हैं वो सारे देख लेना। और 6 लेक्चर में आपके कंप्लीट हो चुका है, डिटेल से, पूरी डिटेल में अपन ने समझा है। कोई शॉर्ट नहीं, कोई वन शॉट नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीट डिटेल लेक्चर, जैसा आप क्लास में पढ़ते हैं, जैसा आप ऑफलाइन लेक्चर्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम उसी लेंथ का हमने ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।